गाइस, मैं हूं सारसन। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अगर अच्छे लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो है पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हामिद मीर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इनकी रिसर्च भी है, एक जानी मानी हस्ती है, बड़े इनका नाम है पाकिस्तान में भी, बल्कि इंटरनेशनल लिहाज से भी। तो ये 1965 की वार पर क्या बोलते हैं, क्या इसके पीछे रीजंस है, किसने अटैक किया, क्यों किया। उसके बाद वीडियो ये लेंथ ही हम कोशिश करेंगे कि एक पार्ट में हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता होगा क्योंकि ये 1 घंटे से भी कोई 1-2 मिनट ऊपर किया है। तो इसका हाफ पार्ट करेंगे। अगर आप इसके वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट कर देना। और इसके बाद हम कोशिश करेंगे जो आलोक सर ने भी बनाई है 1965 की वॉर पर, उस पर भी वीडियो रिएक्शन करने के लिए। तो पहले देख लेते हैं वीडियो, तो बाद में इसमें मज़ीद बात करेंगे। अगर हम उस वक्त पे अटैक करते तो वहाँ पे आर्मी बिल्कुल थी नहीं, इंडियन आर्मी और कश्मीर आज़ाद हो जाता। अमेरिका ने और इंडिया ने मिलकर आपके साथ धोखा किया। और 6 सितंबर को आप अगर डिफेंस डे मनाते हैं तो बिल्कुल सही मनाते हैं। अगर आप 1965 की जो वॉर है उसको समझना चाहते हैं ना, तो फिर वो आप अपनी स्कूल और कॉलेज की जो किताबें हैं वहाँ से उसको नहीं समझ सकते। नेवी का जो द्वारका ऑपरेशन था, इट वॉज अ ह्यूज सक्सेस, जिसको पूरी दुनिया के लोग मानते हैं। 6 सितंबर को अगर लाहौर पे और सियालकोट पे हमला हो जाता, कब्जा हो जाता, तो पाकिस्तान का दिल जो है वो इंडिया के कंट्रोल में चला जाता। कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के डिफेंस और पाकिस्तान की फतह के लिए पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उससे ज़्यादा अग्रेसिव था। कहते हैं कि कितने 5 जेट 1 मिनट में उनने उड़ाए। ये पॉसिबल भी है? ये तो बड़ी एक टॉप गन वाली स्टोरी है। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani। आज हम कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हिस्ट्री में क्या सच था हमारी साइड से, क्या झूठ था। जब मैं बच्चा था तो 1965 की वॉर हमें बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती थी। एंड अब जो ऐसा है कि अभी लेटेस्ट जो किताब है हमने देखी है, उसमें लिखा हुआ है पेज 28 पे, जो पाक स्टडीज़ की किताब है, अनदर वॉर स्टार्टेड ऑन September 6, 1965 एंड लास्टेड फॉर 17 days। बस, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। और बहुत सारे ऑब्वियसली एज ए चाइल्ड मुझे कन्फ्यूजन होती थी पढ़ते हुए, तो मैंने कहा कि हम पाकिस्तान के सबसे बड़े जर्नलिस्ट और हिस्टोरियन हामिद मीर साहब को बुलाएं। फर्स्टली तो थैंक यू सो मच सर, आप वापस आए हमारे पॉडकास्ट पे। सर, शुरू करते हैं फ्रॉम 1965। अच्छा, इस पॉइंट पे आप पहले एक्चुअली इससे भी पहले इससे शुरू करते हैं कि हिस्ट्री क्यों चेंज हुई। हमने जो किताब मैंने पढ़ी थी वो अब क्यों नहीं है, और हम इसको ऑल्टर क्यों कर रहे हैं? देखें, जो किताब मैंने स्कूल में पढ़ी थी उसमें तो मुझे याद है कि मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा था 1965 की वॉर के बारे में। और कि जी इंडिया जो है उसने 6 सितंबर की रात को बुज़दिलों की तरह एक हमला कर दिया। तो उसके बाद फिर हमने वो जंग हमने जीत ली थी। तो ये मेरा ख्याल है कि जनरल ज़िया-उल-हक के ज़माने में जो स्कूलों और कॉलेजों की किताबें हैं उसमें कुछ तब्दीलियाँ लाई गई, और फिर बाद में भी होती रही हैं। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी हुई हैं काफ़ी। लेकिन अगर आप 1965 की जो वॉर है उसको समझना चाहते हैं ना, तो फिर वो आप अपनी स्कूल और कॉलेज की जो किताबें हैं वहाँ से उसको नहीं समझ सकते। आपको उसके लिए लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा जो उस वॉर में हिस्सा लेने वाले पाकिस्तानी जर्नैलों ने किताबें लिखी, और उस वॉर में हिस्सा लेने वाले भारतीय जर्नैलों ने किताबें लिखी, और कुछ इसके अलावा इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने कुछ किताबें लिखी हैं। और इसको आप आइसोलेशन में ना देखें 1965 की जंग को। 1965 की जंग दरअसल एक्सटेंशन है जो 1947 से 48 की इंडिया पाकिस्तान वॉर है। आमतौर पे आपको स्कूल कॉलेज की किताब में पढ़ाया जाता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 2 बड़ी जंगें हुई हैं, एक 65 की और एक 1971 की। लेकिन आप जो 1947 और 48 वाली जंग है उसको भूल जाते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि पाकिस्तानी फ़ौज का जो पहला निशान हैदर है, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को जो दिया गया है, वो उनकी 1948 की जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो उनकी शहादत है, वहाँ पे जो उन्होंने जंग की थी उस पर दिया गया। तो वो जंग जो है उसको अगर आप नहीं समझेंगे और उसके बाद के जो इवेंट्स हैं उनको आप नहीं समझेंगे, तो आपको 1965 की जंग की भी समझ नहीं आएगी। इस जंग का एक सियासी पहलू है, इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं,
और फिर इसका एक स्ट्रेटेजिक साइड है और इसका एक मिलिट्री साइड है। अगर आपके पास टाइम है बिल्कुल तो मैं बता देता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेट्स स्टार्ट विथ जो हमारी पहली जंग हुई 1949, उसमें क्या हुआ और उसका क्या पॉलिटिकल लैंडस्केप था उस ज़माने में। हम जितना मुझे समझ आता है, वी वर एलाइज विद द यूनाइटेड स्टेट्स उस टाइम पे, इंडिया वाज एलाइज विद रशिया। ये थोड़ा सा हमें बैकड्रॉप दें एंड देन विल गेट इनटू द स्पेसिफिक्स ऑफ ईच। अच्छा, मैं जो है ना फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं आपको सिर्फ ये समझाऊंगा कि जो 1947 और 1948 के जो इवेंट्स हैं और उसके बाद के जो साल हैं उसमें जो जो होता रहा, उसका 1965 की वॉर के साथ क्या ताल्लुक है। ठीक है, जंग क्यों हुई, बिल्कुल ये आपने समझना है। तो जंग क्यों हुई, इसलिए जंग हुई कि एक तो जो 1947 में जो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म का इल्हाक किया महाराजा हरी सिंह ने, जो रियासत जम्मू और कश्मीर का हुक्मरान था, उसने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म का इल्हाक किया इंडिया के साथ विद द कोलैबोरेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लॉर्ड माउंटबेटन था जो वाइसराय था इंडिया का, वो उसमें कोलैबोरेटर था। ही वाज सपोर्टिंग इंडिया। अच्छा, और उसने पाकिस्तान को बिट्रे किया, उसने धोखा दिया पाकिस्तान को, उसने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को धोखा दिया। और वो जो डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन है, वो एक फ्रॉड है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत से जो इंडियन रिसर्चर्स हैं और हिस्टोरियन हैं उन्होंने भी कहा है। फ्रॉड फ्रॉड इस तरह है कि वो जो महाराजा हरी सिंह था, उसने पहले एक ख़त लिखा लॉर्ड माउंटबेटन को, और फिर उसने एक उसको ख़त के साथ एक डॉक्यूमेंट भेज दी कि जनाब ये है इल्हाक के दस्तावेज़ और मैं साइन कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान से जो कबायली आए हैं उन्होंने हमला कर दिया है और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो आप मेरी मदद करें। आप मेरी मदद उस सूरत में करेंगे कि अगर मैं इंडिया के साथ इल्हाक करता हूँ। और वो जो डेट है उस पर जो उसने 26 अक्टूबर 1947 की डाली हुई है, वो डिस्प्यूटेड डेट है। इंडिया की फ़ौज जो है वो पहले आ गई थी और वो ख़त और वो जो साइन है वो बाद में है। अच्छा, ये एक लंबी बहस है, इस पे पूरे में आपको 1 घंटे की बहुत सी डिटेल्स बता सकता हूँ। तो जब उसने कब्ज़ा कर लिया इंडिया ने जम्मू और कश्मीर पे और जुल्म व सितम शुरू हो गया, तो फिर जो ट्राइबल एक लश्कर था, अफरीदियों का, महसूदों का और बहुत से उसमें पख्तून कबाइल थे, वो आ गए। आम तौर पे तासुर ये दिया जाता है इंडिया में, और बहुत से लोग पाकिस्तान में भी ये तासुर देते हैं, कि वो जो कबायली लश्कर आया था, वो कबायली लश्कर पाकिस्तानी फ़ौज उसको लेके आई थी। पाकिस्तानी फ़ौज ने भी यकीनन उस जंग में हिस्सा लिया, लेकिन वो जो कबायली लश्कर आया था उसके बारे में जो मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की, जो लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी में एक सेक्शन है इंडिया के बारे में, ठीक है ना, तो वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स बताती हैं कि जो काबुल में जो ब्रिटिश एम्बेसी थी, वो लंदन को बार बार ख़बरदार कर रही थी कि यहाँ काबुल में कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, जिसमें मुल्ला शोर बाज़ार का भी नाम था। अच्छा, और ये काबुल में बैठ के फतवे दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, तो उनकी मदद करो। और ये अफ़गानिस्तान से लश्कर तैयार होके तो ये जा रहे हैं। अच्छा, वो जो लश्कर आते थे वो खैबर के रास्ते से आते थे। वो जो लश्कर आया तो जो आफरीदी कबाइल हैं वो भी उसमें शामिल हो गए, वज़ीरिस्तान से महसूद और वज़ीर कबाइल भी उसमें शामिल हो गए, और मोहम्मद कबाइल भी उसमें शामिल हो गए, और वो एक बड़ा लश्कर बन गया। और आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि सिर्फ मुजफ्फराबाद उन्होंने फ़तह नहीं किया, बल्कि मीरपुर भी जो है वो उन्होंने फ़तह किया। और अफ़गानिस्तान के एक प्रेसिडेंट थे नूर मोहम्मद तरकई साहब। अच्छा, वो 16-17 साल के थे और मीरपुर फ़तह करने वाला जो लश्कर था उसमें वो शामिल थे। बाद में वो अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए थे। तो इंडिया जो है वो इस पहलू पे नहीं आता कि ये पाकिस्तानी कबाइल नहीं थे, सिर्फ वो अफ़गानिस्तान से आए थे, और मुल्ला शोर बाज़ार जो काबुल में रहते थे उन्होंने उस पर फतवा दिया था। एक तो इसका ये पहलू है। दूसरा ये है कि एक बगावत हुई थी गिलगित में, गिलगित स्काउट्स ने बगावत कर दी थी, और एक बगावत हुई थी पूंछ में। पूंछ में जो ब्रिटिश आर्मी के जो कश्मीरी सोल्जर्स थे, वो बहुत बड़ी तादाद थी उनकी, ठीक है, एक बगावत उन्होंने कर दी। तो ये सारा पाकिस्तान आर्मी ने नहीं किया, इसमें इंडिजिनस किस्म की अपराइजिंग हुई, सिर्फ पूंछ में नहीं हुई बल्कि गिलगित में भी होगी, और वहाँ से भी उन्होंने इंडियन आर्मी को भगा दिया। और उसमें जो है वो जो ब्रिटिश आर्मी का एक अफसर था, तो उसने जो लोकल लोग थे उनका साथ दिया। तो
इस तरीके से वो अपराइजिंग हुई और उसमें इंडिया को भी काफ़ी नुकसान हुआ, पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ। लेकिन अल्टीमेटली आप चेक करवा लें यूनाइटेड नेशंस के रिकॉर्ड से कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन गया था सीज़ फायर के लिए। नेहरू साहब गए थे, इंडिया गया था, इंडिया ने कहा था कि जी सीज़ फायर करवाएं। और सीज़ फायर जब हो गया तो सीज़ फायर के बाद जो यूएन रेजोल्यूशन एक आई, दूसरी आई, तीसरी आई, 15-16 रेजोल्यूशंस आई। ये आप बात कर रहे हैं जो 1940s की जंग है। हाँ, 1947 की जो जंग थी, बिल्कुल, इंडिया गया सीज़ फायर के लिए यूएन में, और फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि प्लेबिसाइट होगा, रायशुमारी होगी, और फिर वो रेजोल्यूशंस रिपीट होती रही 1957 तक। ठीक है, 1957 तक यूएन रेजोल्यूशन की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पास करती रही। जब हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस ज़माने में आप अमेरिका के एक इत्तेहादी थे, तो उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ एक लॉबिंग की और मिलकर उन्होंने कोशिश की कि ये मसला जो है ये अमेरिका जो है उसके हल में भी कोई रोल प्ले करे। तो उन्होंने एक दौरा भी किया अमेरिका का, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। उसके बाद जनरल अयूब खान ने कू कर दिया, फिर वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। अयूब खान के दौर में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा करीब चला गया अमेरिका के। ठीक है, अब यहाँ से वो कहानी शुरू होती है जिसका बराह रास्त ताल्लुक है 1965 की वॉर के साथ। ये जो इंडिया है इसने पहले तो ये एक पोजीशन ली कि जी हम यूएन रेजोल्यूशंस की रोशनी में हम मसला कश्मीर हल करना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद 1962 में चाइना और इंडिया की लड़ाई होगी। ये एक बड़ा अहम वाक़या है। अच्छा, चाइना और इंडिया की क्यों लड़ाई हुई? बॉर्डर डिस्प्यूट था। ये जो अक्साई चीन का इलाका है और अभी भी वहाँ पे झड़पें होती रहती हैं चाइना और इंडिया की। ठीक है। तो उस लड़ाई में इंडिया को बड़ी बड़ी मार पड़ी। उस वक्त चाइना ने पाकिस्तान को ये मशवरा दिया क्वाइटली कि पूरी की पूरी जो इंडियन आर्मी है वो हमारे साथ लड़ाई में मसरूफ़ हो गया है और इन्होंने अपने ट्रूप्स जो है विड्रॉ कर लिए हैं पाकिस्तानी कश्मीर से, जो पाकिस्तान के बिल्कुल कंट्रोल में कश्मीर है वहाँ से। तो आपके पास सुनहरी मौका है, आपने सिर्फ गाड़ियों में बैठ के श्रीनगर पहुँचना है, कोई रोकने वाला ही नहीं है आपको। और उस वक्त जो आपके एक मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो जी, उन्होंने बाद में इसको खुद कंफर्म भी किया और वो कहते हैं कि मैं खुद गया जनरल अयूब खान के पास। मैंने कहा जी सुनहरी मौका है, बस कश्मीर को हम आज़ाद करवा देते हैं। कुदरतुल्लाह शहाब साहब जो अयूब खान के ज़माने में बड़े अहम ब्यूरोक्रेट थे और प्रेसिडेंट के बड़े करीब थे, उन्होंने भी अपनी यादाश्तों में ये बात लिखी है कि चाइनीज़ ने कहा कि अटैक करो। अटैक नहीं करो, अटैक तो होता है ना लड़ाई के लिए। वहाँ पे तो आपके आगे इंडियन फौज थी नहीं कोई भी। अच्छा, अब ये एक सवाल पैदा होता है कि इंडियन फौज क्यों गायब हो गई? इंडियन फौज इसलिए गायब हो गई कि क्योंकि चाइना और इंडिया की लड़ाई थी तो इंडिया ने अमेरिका से रब्ता किया और माइंड इट कि उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान का इत्तेहादी था, इंडिया का नहीं था। लेकिन क्योंकि इंडिया की लड़ाई चाइना से हो गई तो जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसने इंडिया से कहा कि यू डोंट वरी अबाउट पाकिस्तान, वी विल हैंडल देम। और अमेरिकन जो हैं उन्होंने जनरल अयूब खान को प्रेशराइज किया कि जनाब आप जो है ना इंडिया पे अटैक नहीं करेंगे। तो इस पे ज़ाहिरी बात है अयूब खान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि हमारे पास सुनहरी मौका है। उन्होंने कहा आप बेफिक्र हो जाएं, हम आपका मसला ये हल कर देंगे कश्मीर का। तो उस वक्त बहुत से इश्यूज जो बैकडोर चैनल पे जो अमेरिका के साथ एंगेजमेंट थी, हमने कहा भाई हमने आपको पिशावर के करीब बड़ा बीर में एक आपको फौजी अड्डा दिया हुआ है, आप रशिया की स्पाइंग करते हैं वहाँ से, हमने आपको इतना फैसिलिटेट किया, हम आपके इत्तेहादी हैं, तो आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे, आप इस तरह करें कि आप इस वक्त कुछ ना कहें इंडिया को और हम जनाब मसला कश्मीर हल करेंगे। तो पाकिस्तान के पास एक तरह का वॉकओवर था 1962 में। पाकिस्तान अमेरिका के बातों में आ गया और पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। अगर हम उस वक्त पे अटैक करते तो वहाँ पे आर्मी बिल्कुल थी नहीं इंडियन आर्मी और कश्मीर आज़ाद हो जाता। अब उसके बाद ये हुआ कि जो मकबूजा जम्मू कश्मीर है वहाँ पर फिर बड़ी उम्मीदें थी कि जी 1962 के बाद उनका ख्याल था कि पाकिस्तान जो है उसके साथ अमेरिका ने वादा किया तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। तो वहाँ पे एक हज़रत बल एक वहाँ पे एक जगह है
तो वहाँ से एक मुए मुबारक जो है वो चोरी हो गया और उस पर एक वहाँ पे एजिटेशन शुरू हो गया 1964 में। ठीक। जब वो एजिटेशन शुरू हो गया और अपराइजिंग शुरू हो गई तो जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी उसका एक ख्याल था कि अब एक मौका आ गया। एक और इसका पॉलिटिकल पहलू ये है कि जनवरी 1965 में जनरल अयूब खान ने मोहतरमा फातिमा जना के खिलाफ एक सदारती इलेक्शन लड़ा था और उसमें भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो अयूब खान के साथ थे। उस सदारती इलेक्शन में बड़ी धांधली हुई थी, ईस्ट पाकिस्तान में भी और वेस्ट पाकिस्तान में भी। तो अयूब खान साहब धांधली से इलेक्शन तो जीत गए लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी बड़ी ख़राब हो गई थी, उनकी साख बड़ी मजरू हुई थी, उन्होंने अपनी साख भी बहाल करनी थी। तो उन्होंने उसी ज़माने में 1965 में सदारती इलेक्शन जीतने के फ़ौरन बाद उन्होंने उस ज़माने में एक इलाका है पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे जो रन ऑफ कच्छ के नाम से मशहूर है। ठीक। तो वहाँ पर उन्होंने एक पाकिस्तान आर्मी ने एक ऑपरेशन किया था जिसका नाम है ऑपरेशन डेजर्ट हॉक। अच्छा। और इंडिया के इलाके में घुस के आपने बहुत सा इलाका जो है उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है। तो ये राजस्थान का भी इलाका था और रन ऑफ कच्छ का भी इलाका था और आपका एक ख्याल था कि अब आपने इंडिया के कुछ इलाकों पे कब्जा कर लिया है तो वो जो हमारे से 62 में वादा किया था अमेरिका ने, अब अमेरिका जो आएगा और मसला कश्मीर को हल कराएगा। और होना क्या था कि सिर्फ यूएन रेजोल्यूशन की रोशनी में आप एक अमेंडमेंट एक रायशुमारी करानी है, प्लेबिसाइड करवाना है। तो ये हुआ कि अमेरिका तो नहीं आया, अमेरिका ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को आगे लगाया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उसने पाकिस्तान और इंडिया के साथ मुज़ाकरात कराए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ पे सीज़ फायर करवाया और फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाकायदा एक सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ जो आपके फॉरेन ऑफिस की डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है। और दोबारा पाकिस्तान ट्रैप हो गया। इस मरतबा इंग्लैंड ने यानी कि बरतानिया ने पाकिस्तान को ट्रैप किया और आपने सीज़ फायर कर दिया। तो अब फिर दोबारा काफ़ी दिन गुजर गए तो यूएन रेजोल्यूशन पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ और उधर मकबूजा कश्मीर में काफ़ी गड़बड़ थी। तो फिर आपने जुलाई अगस्त 1965 में आपने ऑपरेशन जिब्राल्टर किया। बिल्कुल। और ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद फिर सितंबर 1965 में आपकी जंग शुरू हुई। तो ये एक पूरा बैकग्राउंड है। बिल्कुल। ये बैकग्राउंड आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि 47-48 में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, यूनाइटेड नेशंस ने, अमेरिका ने, बाकी जितनी भी इंटरनेशनल फोर्सेस थी उन्होंने पाकिस्तान के साथ वादे वईद किए और लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए। और इसमें पाकिस्तान के पास एक गोल्डन चांस आया 1962 में। चाइना जो है वो पाकिस्तान को कह रहा था कि कश्मीर पे कब्जा कर लो, पाकिस्तान ने नहीं किया। तो ये उसका अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो 65 की वॉर थी। बेसिकली जो 2-3 चीज़ें इससे पहले हुई थी उसकी वजह से एक सॉर्ट ऑफ हाइटेंड हम इन्वायरमेंट में आ गए थे। अब चलते हैं वॉर के अंदर। प्रोजेक्ट जिब्राल्टर स्टेट हमारी तो नहीं मानती ऑपरेशन जिब्राल्टर को, सॉरी, लेकिन हिस्ट्री बुक्स तो कहती हैं कि हुआ था। फिर इसमें फिर एक डिस्प्यूट ये भी है कि हमें लगता है एज इन हमारी जो मिलिट्री है या दूसरे लोग हैं कि प्रोजेक्ट जिब्राल्टर एक सक्सेस था। इंडियन मीडिया इसको डिस्प्यूट करती है। आपके ख्याल में वाज ऑपरेशन जिब्राल्टर अ सक्सेस एंड ऑल्सो व्हाई डिड इट नीड टू हैपन? ये हुआ क्यों था? देखें, ऑपरेशन जिब्राल्टर जो है ना, उसको मैं बहुत ही सादा अल्फाज में आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि जिस तरह 1999 में एक कारगिल ऑपरेशन हुआ था जी, पाकिस्तानियों ने किया था ना, और ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव नहीं कर सके हम। ऑब्जेक्टिव क्या था कारगिल ऑपरेशन का कि मकबूजा जम्मू कश्मीर का जो कुछ इलाका है उसकी सड़कें बंद करके और इंडियन आर्मी को आइसोलेट करके ऊपर सियाचिन में, लद्दाख में, तो इंडिया को प्रेशराइज़ किया जाए कि वो कश्मीर का मसला हल करे। तो आप, लेकिन कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ। एग्जैक्टली यही ऑपरेशन जिब्राल्टर का भी यही मकसद था। लेकिन जो गलती आपने ऑपरेशन जिब्राल्टर में की वही गलती आपने कारगिल में रिपीट की। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था कश्मीर की आज़ादी। वो ना ऑपरेशन जिब्राल्टर करा सका, ना ऑपरेशन कारगिल करा सका। लेकिन जो ऑपरेशन जिब्राल्टर है उसके बारे में आपको ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि वो GHQ का ऑपरेशन नहीं था। अच्छा, हाँ। किसका था? वो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का ऑपरेशन था
अच्छा, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस इस तरह का ऑपरेशन कर सकती है? नहीं, अब ये देखें ना कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल किया आपने। 1965 में जो आपके फॉरेन मिनिस्टर थे जुल्फकार अली भुट्टो साहब जी, वो जनरल अयूब खान के बहुत करीब थे और फॉरेन ऑफिस में एक सेल बना हुआ था, उसका नाम था कश्मीर सेल, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी थे अजीज अहमद साहब, उनके अंडर काम करता था। और समटाइम्स जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं वो कश्मीर सेल में जब कोई मीटिंग करते थे तो उसमें जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके को देखते थे, जनरल अख्तर मलिक, मेजर जनरल अख्तर मलिक, उनको भी बुला लेते थे। कभी कभी जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे जनरल मूसा, उनको भी बुला लेते थे और इस तरह वो मीटिंग्स होती थी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 64 में एक अपराइजिंग शुरू हुई थी मकबूजा जम्मू कश्मीर में और बहुत बड़ा एजिटेशन था। और उस ज़माने में जो शेख अब्दुल्ला थे, जो पहले प्रो इंडिया थे, वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो चुके थे। दिल्ली के साथ उनके भी ताल्लुकात बड़े ख़राब थे। और फिर एक और प्रॉब्लम ये था डोमेस्टिक फ्रंट पे कि अयूब खान भी बड़ा मुतनाज़ा हो चुके थे मोहतरमा फातिमा जना के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़के। तो फॉरेन ऑफिस ने देखा कि लोकल लेवल पे हमारी हुकूमत जो है उसको एक गुडविल की ज़रूरत है और हमारे पास एक मौका भी है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके ख़िलाफ़ एक बगावत हो गई है। तो उन्होंने एक मंसूबा बनाया। मंसूबा ये था कि आज़ाद कश्मीर से जो ट्रेंड रज़ाकार हैं, वॉलंटियर्स, उनको आप मकबूजा जम्मू कश्मीर में भेजें, 4-5 उनके लश्कर बनाएं और फिर आप वहाँ पे एक जो ऑलरेडी अपराइजिंग है, पॉलिटिकल अपराइजिंग है, उस पॉलिटिकल अपराइजिंग को मिलिटेंट सपोर्ट दें और फिर जो पाकिस्तान जो है वो रेडियो के ज़रिए एक प्रोपेगेंडा करेगा और इस तरह जो है ना कश्मीर जो है वो या तो आज़ाद हो जाएगा या इंडिया जो है वो अपने ट्रूप्स विड्रॉ कर लेगा या फिर इंडिया जो है वो वहाँ पे रायशुमारी पे प्लेबिसाइड पे राज़ी हो जाएगा। ये प्लान था। और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम जिसे हम कहते हैं वो उसका सेकंड पार्ट है। ये जो ऑपरेशन जिब्राल्टर था, जिब्राल्टर आपको पता है ना जिब्राल्टर कहाँ पे है? जी, अच्छा मुझे बताएं कि जरा मैं ये कंप्लीट कर जी, लूं। सॉरी। तो तारिक बिन ज़ियाद ने जो जिब्राल्टर फतह किया था तो उसकी वजह से इसको ऑपरेशन जिब्राल्टर का नाम दिया। अब इस ऑपरेशन को समझने के लिए और स्टेट ऑफ पाकिस्तान तो उसको मानती नहीं है। तो 1965 में जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे वो थे जनरल मूसा खान जी। जनरल मूसा खान की एक किताब है माय वर्शन। ठीक है। माय वर्शन में उन्होंने पूरा चैप्टर लिखा है ऑपरेशन जिब्राल्टर पे और इसको तस्लीम किया है और ये भी माना है कि ये ऑपरेशन जो है ये फॉरेन ऑफिस ने एक प्लान बना के हमें दिया था। और फिर हमने इसको कोर कमांडर्स की मीटिंग में डिस्कस किया एंड देन वी इम्प्लीमेंटेड। यहाँ से एक दूसरा इस कहानी का एक दूसरा रुख शुरू होता है और वो है जुल्फकार अली भुट्टो साहब का वर्शन। उन्होंने ऑफिशियली तो कहीं पे नहीं माना, लेकिन कुछ जो हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने उनके साथ मुलाकात की, एक मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी जो है अमेरिका की, उसके एक प्रोफेसर हैं अनवार एच सैयद साहब। अच्छा। उन्होंने एक किताब लिखी है भुट्टो साहब पे और उनकी मीटिंग भी हुई थी भुट्टो साहब के साथ जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा, भुट्टो साहब ने बिल्कुल तस्लीम किया कि हाँ हमने ये ऑपरेशन जिब्राल्टर का मंसूबा बनाया था, लेकिन हमने मंसूबा बनाया था, हमने ये कहा था कि आप आज़ाद कश्मीर से रज़ाकार भर्ती करके भेजें। लेकिन जनरल मूसा ने गलती ये की कि उन्होंने रेगुलर आर्मी को अंदर भेज दिया। ठीक है। अच्छा, इसमें फिर जो एयर मार्शल असगर खान थे वो 1965 में वो आपके एयर चीफ थे जी। तो उन्होंने एतराज़ किया जी कि मुझे एतमाद में नहीं लिया और फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। फिर उनकी जगह पे नूर खान आ गए। तो इसी तरह के वाक़यात आपने देखा कारगिल की जंग में भी हुए थे। तो जब ऑपरेशन जिब्राल्टर जो है वो आप कामयाब तरीके से अमल दरामद नहीं कर सके तो फिर वो ग्रैंड स्लैम शुरू हुआ। और ग्रैंड स्लैम का मकसद ये था कि आपने जो ग्रेट ट्रंक रोड है उसके ऊपर, हाँ, अखनौर एक जगह थी, बिल्कुल अखनौर पे कब्जा करना था जी। तो उसमें गलती ये की गई कि लास्ट मिनट पे कमांडर को चेंज किया गया। जो अख्तर मलिक साहब हैं उनको हटा के तो जनरल याहिया खान को वहाँ भेज दिया गया। तो जनरल याहिया खान जो है वो
उस पर अमल दरामद नहीं करवा सके सही तरीके से। और इन द मीन वाइल आपकी जो है ना वो लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई जो है ना 6 सितंबर 1965 को शुरू नहीं हुई। लड़ाई तो जो है वो जनवरी फरवरी 1965 में शुरू हो गई, जब आपने रन ऑफ कच्छ में और राजस्थान के इलाके में जब आपने दुश्मन के बहुत से इलाकों पे कब्जा कर लिया। तो ये बात गलत है कि जी हमें पता नहीं था और दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया। बिल्कुल, मेरा इसमें सवाल ये कि 6 जो हम डिफेंस डे मानते हैं, डिफेंस तो ऐसा हो, मतलब मुझे समझ नहीं आती है कि हमने अगर अटैक किया तो डिफेंस तो नहीं हुई ना। डिफेंस तो होती है अगर रात को, जिस तरह आप कह रहे हैं, किसी ने हमला किया, हमने फिर वहां से डिफेंसिव। देखिए, हमने हमला नहीं किया, वी आर नॉट द एग्रेसर। और 6 सितंबर को आप अगर डिफेंस डे मनाते हैं तो बिल्कुल सही मनाते हैं। उसकी वजह है कि मैंने आपको बता दिया कि 1962 में पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। पाकिस्तान कश्मीर को आज़ाद करवा सकता था। पाकिस्तान अमेरिका के धोखे में आ गया, अमेरिका ने इंडिया की मदद की, आपने कश्मीर को आज़ाद नहीं करवाया, ठीक है ना। तो हमारे साथ धोखा हुआ, अमेरिका ने और इंडिया ने मिलकर आपके साथ धोखा किया। अब उसके बाद के मैंने आपको हालात वाक़यात बता दिए। बिल्कुल। अब देखें कि आपका ऑपरेशन जिब्राल्टर, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम नाकाम हो गया, ठीक है। इसमें आपसे कुछ मिसकैलकुलेशन हुई। हमारी कोई टैंक्स कितने 90 टैंक्स गए थे अमृतसर के अंदर या कुछ इस तरह। ये आपकी मैं आपके टैंक भी कम थे, आपके जहाज भी कम थे, लेकिन 65 की वॉर में आपने इंडिया को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। देखें, इंडिया का ये ख्याल था कि जो उनके जर्नैलों ने बाकायदा ऐलान किया BBC पे कि जब 6 सितंबर 1965 को उन्होंने हमला किया तो उन्होंने पता क्या कहा था, हम लाहौर जिम खाना में जाके कल शाम की चाय पियेंगे। लाहौर जिम खाना में उनका मंसूबा ये था इंडिया का कि आप लाहौर पे कब्जा करेंगे और सियालकोट पे कब्जा करेंगे। क्या हम रेडी थे इस अटैक के लिए? क्या बिल्कुल आप रेडी थे, इसलिए आप रेडी थे। जनरल मूसा की किताब का मैं बार बार हवाला दे रहा हूँ जी। जनरल मूसा जो है वो लिखते हैं कि 4 सितंबर को जो ऑल इंडिया रेडियो है उसकी नशरियात से हमें अंदाज़ा हो गया था कि इंडिया जो है वो जंग की तैयारी कर रहा है, और हमारे पास इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन भी थी, तो हम बिल्कुल तैयार थे। इज दैट वाई हमारी डिफेंस बहुत अच्छी थी उस दिन? हाँ। आर्मी ने कैसे परफॉर्म किया था, पर्टिकुलरली जिस चीज़ को हम डिफेंस डे पे मानते हैं? जब लाहौर पे अटैक हुआ था, सदर्न पंजाब जब अटैक हुआ था, तो पाकिस्तान आर्मी की परफॉर्मेंस कैसी थी? पाकिस्तान आर्मी की परफॉर्मेंस जो है, देखें यहाँ पे अब एज अ जर्नलिस्ट जो है ना एक रेड लाइन शुरू हो जाती है। अच्छा। कि हम जो आर्मी के जो जर्नैल हैं उनकी सियासत में मुदाखलत पे बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन फ़ौज का जो आम एक जवान है और कप्तान है, मेजर है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, वो जिस तरीके से बॉर्डर पे लड़ता है, तो आप जब उसकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं तो फिर आपको उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। तो मैंने 1965 की वॉर पे मैंने जितना भी लिटरेचर पढ़ा है, तो उसकी रोशनी में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो 1965 की वॉर में जो इंडिया का ऑब्जेक्टिव था वो था लाहौर पे और सियालकोट पे कब्जा करना है, GT रोड को काटना है, और उसके बाद पाकिस्तान के साथ बार्गेन करनी है कि हाँ लाहौर वापस चाहिए, सियालकोट वापस चाहिए, आज़ाद कश्मीर से अपनी फ़ौज वापस करो, आज़ाद कश्मीर को भूल जाओ, और ये जो है वो अब भारत का हिस्सा है। तो ये बार्गेन करनी थी, ये था इंडिया का मंसूबा 6 सितंबर 1965 को। तो अगर आप सोचें, फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता वो पहुंच जाते माल रोड लाहौर पे, लाहौर जिम खाना, तो क्या होता? ठीक है ना। आप कहते हैं पाकिस्तान का दिल लाहौर है, तो लाहौर का दिल अगर इंडिया के कब्जे में चला था तो आप तो बड़े फंस जाते। तो मेजर राजा अजीज़ भट्टी साहब जो हैं उन्होंने BRB नहर पे ही इंडियन आर्मी को रोक लिया, और 2-3 दिन तक बगैर सोए उन्होंने मुकाबला किया और फ्रंट से लीड किया अपने ट्रूप्स को, और उन्होंने इंडियन आर्मी को डिफीट किया वहाँ पे, ठीक है। इसलिए उनको निशाने अदर दिया गया। बिल्कुल। इसी तरह जो सियालकोट में जो इंडिया कब्जा करना चाह रहा था, तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी फ़ौज की जो परफॉर्मेंस है वो उसको अगर आपने जज करना ना आज भी,
हम्म, 2024 में ठीक है। आपको चाहिए कि आप चविंडा जाएं, आज भी आप चविंडा जाएं, चविंडा में आप सिर्फ 2 घंटे गुजारें और घूमें फिरें और देखें कि वहाँ पे 65 की वॉर में जो इंडियन आर्मी के टैंक पाकिस्तान ने कब्जे में लिए थे और जो टैंक डिस्ट्रॉय किए थे वो कहाँ कहाँ पे पड़े हुए हैं, उनको यादगारों में तब्दील कर दिया गया है। और फिर बहुत से मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे, आपको नज़र आएगा को 5-6 किलोमीटर का इलाका है वो, कि यहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज के फ़लाँ अफसर ने यहाँ पे शहादत दी और उसको यहीं पे दफन कर दिया गया। यहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज के फ़लाँ अफसर ने इतने जवानों ने शहादत दी, उनको यहीं पे दफन कर दिया गया। उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत से उसमें जो आपके जवान और अफसर हैं वो बंगाली बोलने वाले थे 65 में, बिल्कुल, और वो चविंडा में इंडियन आर्मी का मुकाबला कर रहे थे। तो आप आज भी अगर चविंडा जाएं तो आपको पता चलेगा कि चविंडा में जो द ग्रेट बैटल ऑफ टैंक्स हुई थी उसमें पाकिस्तान जीता क्यों। अच्छा, ये सारी जो लड़ाई हुई है हमारी टेरिटरी में हुई और फिर हमने दुश्मन को वहां से भागने पे मजबूर किया और इसमें उनके बहुत से टैंक तबाह हुए, हमारे भी हुए, उनके टैंक ज़्यादा तबाह हुए। 1965 की वॉर में हमारे भी जंगी जहाज़ तबाह हुए लेकिन उनके जंगी जहाज़ ज़्यादा तबाह हुए, ठीक है ना। तो वो जो हमारे से 62 में वादा किया था अमेरिका ने, अब अमेरिका जो आएगा और मसला कश्मीर को हल कराएगा। और होना क्या था कि सिर्फ यूएन रेजोल्यूशन की रोशनी में आप एक अमेंडमेंट एक रायशुमारी करानी है, प्लेबिसाइड करवानी। तो दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। बड़ी ही हाफ 2 पार्ट्स में किया है, यकीन कर रहे हैं बड़ी प्रिसाइजली बड़ी अच्छे तरीके के साथ हमद मीर साहब ये डिस्कस कर रहे थे 1965 की वार। उन्होंने शुरू किया साइन ऑफ एक्सेशन ऑफ राजा हरी सिंह या 1948 की वॉर के वजूहात से शुरू किया, उसके अंदर कुछ टच दिया इवेंट्स जो दरमियान में आए, उसके बाद 1965 का जो वजूहात जो बनी वो बताई, फिर उसके बाद कौन जीता कौन हारा उसको भी हल्का हल्का उन्होंने टच दिया। अच्छा, 1947 के बाद जब पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने हुए पहली मरतबा, उधर उन्होंने एक बहुत पॉइंट उठाया है। ये पॉइंट मेरा स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट भी है लोग सर से भी, जारी बात है वो अक्सर इस तरह के डिफेंस के लिहाज से वीडियो बनाते, इसमें 1-2 पॉइंट्स आ गए हैं जो लोग सर हमें अक्सर एक दिखाते हैं ना, वो रेजोल्यूशन वो एक ही दिखाते हैं। हामिद मीर साहब जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि 15-16 रेजोल्यूशन बता रहे हैं कि इस पर तो 1948 के बाद 15-16 रेजोल्यूशन आई है, या 47 के बाद जब से राजा हरी सिंह ने ये मतलब कि साइन ऑफ एक्सेशन 65 तक आती रही हैं, नहीं 57 तक 57 भूल गया, 1957 तक वो बता रहे 10 से 15 रेजोल्यूशन है। लेकिन लोग सर हमें सिर्फ एक रेजोल्यूशन का जो है ना हवाला देते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब बल्कि मैं उनसे रिक्वेस्ट कर दोबारा वीडियो बनाएं, वो 15-16 रेजोल्यूशन थी, क्या वो एक में ही अमेंडमेंट करके 15-16 रेजोल्यूशन लाएगी, ये हर एक अलग अलग पॉइंट्स थे। पहला सवाल। दूसरा सवाल जो हामिद मीर साहब ने ये उठाया है कि जो इंडियन अफवाज थी साइन ऑफ एक्सेशन, राजा हरी सिंह के साइन ऑफ एक्सेशन की जो डेट उधर डली हुई है डिस्प्यूटेड है, वो भी मतलब जिस डेट को वो साइन ऑफ एक्सेशन हुआ है उससे पहले इंडियन आर्मी मतलब कि आ चुकी थी कश्मीर के अंदर। दूसरा पॉइंट, ये 2 ऐसे पॉइंट्स हैं, इस पर मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, मैं खुद भी इस पर सर्च करूँगा। ये ऐसे 2 पॉइंट्स हैं जो वाकई में इनका खुलासा होना ज़रूरी है। मैं अगेन लोग सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर अगर लोग सर ने इसके बारे में कोई वीडियो बनाई है तो ठीक है, भाई को मुझे रिकमेंड कर दे, मुझे तो इस तरह की वीडियो मिली। अगर नहीं बनी तो लोग सर से रिक्वेस्ट है इस पर ज़रूर खुलासा करें जो साइन ऑफ एक्सेशन की डेट है, तारीख है, वो डिस्प्यूटेड क्यों है, या क्या फिर हामिद मीर साहब, सारी बात है ये भी एक हिस्टोरियन है और ये चीज़ भी वो मान रहे हैं कि पाकिस्तान अगर आपने 1965 की जंग का असल मुताला करना है तो आपको पाकिस्तान बुक्स से नहीं पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं फिर फॉरेन बुक्स पढ़ता रहा, ब्रिटिश का उन्होंने हवाला दिया और भी उन्होंने हवाले दिए, मतलब जो उस वक्त जो मौजूद थे ना जर्नल्स वगैरह, उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं दोनों साइड से। शहाबुद्दीन जो है ना कुदरतुल्लाह शाह, पाकिस्तान के बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हुए हैं, उनके नाम उनकी बुक भी है शहाबनामा,
वो मैं भी कुछ थोड़ी बहुत मैंने स्टडी की है, ज़्यादा बेस डिटेल में मैं नहीं जा सका, उसका हवाला दिया है, इंडिया ब्रिटिश का हवाला दिया है। तो ये दो ऐसे क्वेश्चन छोड़ गए अहमद मीर साहब जिनकी डिटेल मैं चाहता हूँ लोग सर से। अगर लेकिन मेरे ये जो दोनों ने बातें की है ना, ये कश्मीर की इस वक्त बेस हैं इंडियन आर्मी की वहां पर रहने की, इंडिया की वहां पर हुकूमत बनाने मुझे की। पहले नहीं पता था, मुझे ये पता था कि 1 या 2 रेजोल्यूशन आई हैं कश्मीर पर, लेकिन ये आज पता चला कि 15 से 16 रेजोल्यूशन है। तो वो दूसरी कदर है, उनकी पॉइंट्स क्या हैं? और इन्होंने कहा कि इंडिया नहीं मानता था वहां पर रेफरेंडम करवाने के लिए, ये भी बात है यार। सारी बात जो एक्सेप्ट करने वाली बात उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पहले हमला किया। हाँ, ये बात 65 ने कहा कि जब हार गए थे ना अपना जनरल ज़ियाउल हक, सॉरी अयूब खान जब धांधली की, धांधली के बाद उनकी रेपुटेशन खराब हो गई, उन्होंने अपना इमेज जिस तरह आज हो रहा है सेम यार। एक तो सबसे पहले तो हमारी आर्मी यकीन कर दें शुरू से ही ना, मैं अब क्या कहूँ, इधर बहुत सख्त लफ्ज मेरे मुंह में आ गए, मैं खामोश। दलाल है किसकी? अमेरिका की, बिल्कुल शुरू से ही। ये आज की नहीं, ये शुरू से ही अमेरिका की, और हमेशा अमेरिका ने उनकी पीठ पीछे छुरे को। यार देखिए, अच्छा अमेरिका जानता है कि ये बगैरत है, बिल्कुल। देखिए मैं आज पूरे दिल से एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए कि आज की बात नहीं है। जनरल ज़ियाउल हक ने खुद कहा था कि हमने आपको अड्डे दिए पिशावर का। अयूब खान सॉरी। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि आप इंडिया की हिमायत क्यों कर रहे हैं? उसको पता था कि ये बगैरत है, वाकई हकीकत बात है। अमेरिका ने आज तक यार देखो कि जो अफगानिस्तान में जब जो है ना इसने हमला किया था, नेटो की पूरी जो है ना आर्मी को लेकर पूरी, तो पाकिस्तान ने इसको पूरी जितनी मदद हो सकती थी हमारे बेगैरतों ने, उन्होंने उस वक्त भी पूरी हेल्प की। थोड़ा सा मेरी बात बोल चुका हूं, पता नहीं यार, हमने इधर बचना भी है, बचना या नहीं बचना भी जो गलत है उसको खुले दिल से कहना चाहिए। मरना तो एक दिन है, तय है, आज मरना या कल मरना है। अच्छा देखें कि उस वक्त भी अमेरिका ने पाकिस्तान का शुक्रिया तक भी नहीं कहा, उसको पता था क्योंकि ये बगैरत हैं। आज मैं बार बार बगैरत बोल रहा हूँ क्योंकि ये पाकिस्तान के बहुत बड़े जो है ना हिस्टोरियन है, और ये ज्यादातर जो है ना कोशिश करते हैं कि जो सच है उसको सामने लाया जाए। और आज जिन्होंने एक्सेप्ट किया तो मैं भी बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। और नेक्स्ट पार्ट में ये जो बोलेंगे मैं कहता हूँ अक्सर मैं नहीं मानूंगा, अब भाई मैं मानूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल यार उन्होंने कहा कि वो अपना इमेज बचाने के लिए उन्होंने पूंछ पारी और सब जगह पर हमला कर दिया। आज के दिन भी ऐसे ही हो रहा है बिल्कुल। तो फिर वो तो बात सच हो गई ना, लेकिन उसके बाद फिर जब पाकिस्तान ने हमला, अच्छा देखें 1962 में पाकिस्तान के पास कितना मौका था, बिल्कुल था, सिर्फ अमेरिका की गुलामी नहीं छूटी, अमेरिका का प्रेशर नहीं, और अमेरिका ने दोनों तरफ अपनी बना कर रखी। आज भी वही वो खेल खेल रहा है, इंडिया के साथ भी वही खेल खेल रहा है और पाकिस्तान के साथ। यार देखने कि पाकिस्तान ने उसको बेच दिया रशिया पर हमला करने के लिए। असल दोस्तों यार रशिया होता ना तो आज हम किसी मकाम हाँ रशिया ये कहते हैं कि हम आपका कश्मीर का मुद्दा हल करवा देंगे, तो आज तक हो चुका हो जाना था बिल्कुल। देखेंगे चाइना ने उस वक्त खुलेआम कहा था कि वहां पर कोई आर्मी नहीं है, तो आप उस वहां पर जाके जो है ना अपनी आर्मी वहां पे कब्जा कर लें। और फिर ऊपर से शुरू से लेकर आज तक ये बात मैंने खुद भी पढ़ी थी कि जो फातिमा जिन्ना थी ना, फातिमा जिन्ना वो 2/3 मेजोरिटी से इलेक्शन जीती थी सदारती, तो उसको पता क्या कहा गया, ये तो काफर है, ये तो यहूदी, उस वक्त में यही बयान थे, यहूदियों के एजेंट है, ये तो यहूदी है, ये नॉन मुस्लिम है, ये नमाज नहीं पढ़ती, मतलब एक मजहबी दे दिया। आज भी देखने के हमारे पास एक भाई आया था, वो भी नहीं कह रहा था कि ये इमरान खान यहूदी एजेंट है, मजहबी रंग दे देते हैं। वो हमारा जो सोल्जर आया था हाँ वो कह रहा था कि आपको इमरान खान ने अपनी आर्मी के खिलाफ भड़का दिया है। तो हमने कहा कि बिल्कुल उसने सही किया, उसने आंखों से पर्दा उठाया है, जो पर्दा था ना हमें, हमारी आर्मी पाक आर्मी है, ऐसी बेगैरत आर्मी कहीं पर भी नहीं है। बात ये है कि भाई 1965 की मुहरकात जो थी वो पाकिस्तान से शुरू हो रही है, मतलब पाकिस्तान ने इसकी जड़ पाकिस्तान ही है, सारे अपने मफाद के लिए उन्होंने शुरू की, अपना इमेज बचाने के लिए। सारी बात है उन्होंने लॉलीपॉप तैयार किया हुआ है बचपन से हमें दिया, और बचपन से हमने भी यही पढ़ा हुआ है कि जो इंडिया है ना उसने हमला किया था पाकिस्तान पर, और हमारी आर्मी ने डिफेंड किया था। पाकिस्तान ने 6 सितंबर यौम दिफा मनाते हैं, लेकिन ये नहीं पता डिफेंड किया होगा ठीक है, उसके बाद इंडिया के भी प्लान्स होंगे, जब पाकिस्तान ने उनको छेड़ा होगा तो इंडिया ने भी धोया होगा, ठीक है, उनका भी प्लान हो गए। तो फिर 6 सितंबर हमने बड़ा डिफेंड किया, ये यौम दिफा है। वो बता रहे थे पहले शहीद जो है निशान हैदर, क्या नाम वो बता रहे थे, सरवर
वो 48 में की जंग में शहीद हुए। 65 में भी उन्होंने कहा कि ये जो नीचे तबके के ना वो सोल्जर, ब्रिगेडियर या कर्नल के रैंक तक वो सारे तकरीबन वो कहते हैं ठीक है, वो जवान मर्द हैं, वो लड़ते हैं हमारे लिए, उनके लड़ने को तो आज हम इधर और आज भी ऐसे ही है। आज हमारी जो कल है ना ईद गुजर चुकी है, इस दिन भी कई हमारे ऐसे भाई हैं, बल्कि ज्यादातर ऐसे हमारे भाई सोल्जर हैं जो बॉर्डर पर जिन्होंने ईद गुजारी है अपने घर वालों से दूर रहकर, यानी कि अपनी मदद अपने लिहाज से वो अपनी मदद जो वतन के लिए मोहब्बत अपनी जान भी पेश करते हैं। लेकिन मैं एंड पर भी बोल हैं जो वीडियो आगे भी इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे। ये कंफर्म हो गया कि जंग पाकिस्तान ने शुरू की थी और उसके पीछे मुरक़ात थे जनरल अयूब खान के इमेज बेहतर करनी है और अपनी आवाम से मतलब थोड़ी सी तरफदारी हासिल करनी है। ये एक बात अटल हो गई, ये मोहर लग गई आज भी, और कहीं ने माना है पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने मान। लेकिन दो सवाल मैं भी छोड़े जा रहा हूँ, बल्कि अपना हामिद मीर साहब भी छोड़े जा रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट अगेन कर रहा हूँ कि लोग सर से इस पर ज़रूर बात कीजिएगा, मेरा क्लिप उन तक पहुँचा दीजिएगा कि यार ये दो खुलासे कितनी रेजोल्यूशन है। देखिए कि हमारा ये बात करने का मकसद या वीडियो इस तरह लाने का मकसद ये है कि सच सामने आया जाए, और जितना सच सामने आएगा और हम भी तो कोशिश करें कि यहाँ पर जो हमारे लोग हैं हम उनको भी बता सकें, गाइड कर सकें। तो नेक्स्ट पार्ट का जो है ना आप वेट करें कि उसमें क्या होता है। नए पार्ट तक, गॉड ब्लेस यू।